हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हेयर हम अपना चैप्टर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके थे। पार्ट 1 में हमने डेफिनेशन और उसके एट्रीब्यूट्स पढ़े थे अकाउंटिंग के, और सेकंड पॉइंट में हमने पढ़े थे अपने जो फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग के, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना अकाउंटिंग का थर्ड पॉइंट, जो कि है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? ये ब्रांच होती है अकाउंटिंग की कि कितने तरीके की अकाउंटिंग होती है, किस चीज़ों में अकाउंटिंग होती है। तो ये ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, किस किस चीज़ों में अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस होती है, कहाँ कहाँ अकाउंटिंग होती है, कितनी ब्रांच होती हैं अकाउंटिंग की। तो मेनली जो ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की वो 3 होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ। ट्रैक्स ट्रांजैक्शंस टू डिटरमाइन द प्रॉफिट लॉस ऑफ अ पीरियड एंड द एसेट लायबिलिटी स्टेटस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसमें हम अपने जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रैक करते हैं, मतलब उनको देखते हैं और डिटरमाइन करते हैं हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस एक पीरियड के ऊपर, कि इस टाइम में, इस पीरियड में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस, हमारी कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हैं एंड ऑफ द ईयर, कब, या साल के आखिरी टाइम पे, या फिर किसी एक टाइम पीरियड पे, या फिर एक मतलब डिटरमाइंड टाइम पर हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी लायबिलिटी हैं, या फिर हमारा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? Tracks expenses to calculate the cost of product, manufacturing and services, helping management fix fair prices। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, किस चीज़ों के एक्सपेंसेस होते हैं, हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के, मतलब हमने एक प्रोडक्ट बनाया तो उस पर हमारे जितने भी खर्चे हुए, ठीक है, उसको हम ट्रैक करते हैं, उसको हम डिटरमाइन करते हैं, उनको हम देखते हैं कि कितने हमारे खर्चे हुए एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने पे, ताकि हम उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकाल पाएँ, उसकी सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो निकाल पाएँ, और इससे हमारे मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है किस चीज़ में, उसके फेयर प्राइसेस कैलकुलेट करने में, यानी उस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी सारे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करती है कि कितने एक्सपेंसेस हुए हैं हमारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए, कितनी कॉस्ट लगी है, और कितनी सर्विस का मतलब कितनी सर्विस हमारी, मतलब कितने सर्विस में हमारे पैसे गए हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है उस प्रोडक्ट के फेयर फिक्स प्राइजेस सेट करने में। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग generates specialized internal reports to assist management in decision making, planning and control। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें एक अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स जनरेट करने में, स्पेशलाइज करने में हेल्प करता है कि हम ताकि अपने मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकें और साथ ही डिसीजन मेकिंग कर सकें, प्लानिंग कर सकें, कंट्रोल कर सकें। अब हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमें उसके लिए डिसीजन भी लेना होगा ना, कि हमारे पास उतने कॉस्ट है या नहीं है, हमें डिसीजन लेना होगा कि हम करें या नहीं करें, सही रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कि कितना सामान लग जाएगा, कब कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, कहाँ भेजना होगा। उसके बाद हमें उस पर कंट्रोल भी तो करना होगा ना, कि हमारा कंट्रोल उस पर कोई और ना ले जाए, या फिर कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा उस पर कंट्रोल है या नहीं है, उन सब चीज़ों पे, उस पूरे मैनेजमेंट पे। तो इसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी जब भी हमें कोई रिपोर्ट बनानी होती है किसी प्रोडक्ट की या फिर किसी चीज़ की, हमें कोई प्रोडक्ट मतलब लॉन्च करना होता है, हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो उसकी रिपोर्ट्स, उसके मैनेजमेंट असिस्ट करना, फिर उसको डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोल, इन सब चीज़ों में हमारे मैनेजमेंट को जो हेल्प करती है इंटरनल रिपोर्ट्स उसे जनरेट होती हैं, उन्हें हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। यानी जितनी भी रिपोर्ट्स हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बनाते हैं ताकि हमारा मैनेजमेंट असिस्ट हो सके, उसी को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? ये आ चुका है, यस, ये आ चुका है हमारा फोर्थ पॉइंट। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है हमारा 2 मिनट, हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं।
फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग की कोई ऐसी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, मतलब क्वालिटी से रिलेटेड हमारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे अकाउंटिंग के, तो वो हम पढ़ेंगे अपने फोर्थ पॉइंट में कि हमारी अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। टू बी यूज़फुल, कि हमारी अकाउंटिंग किस चीज़ में यूज़फुल है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट मेंटेन 4 कोर ट्राइट्स। टू बी यूज़फुल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स मस्ट मेंटेन 4 कोर ट्राइट्स, मतलब हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को 4 कोर, यानी कोर मतलब मेन, ट्राइट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि उसका यूज़फुल हो, अकाउंटिंग हमारी यूज़फुल रहे। वरना हमारी अकाउंटिंग किस काम की रहेगी अगर वो यूज़फुल ही नहीं होगी हमारे लिए। तो वो हमारे 4 पॉइंट हैं। सबसे पहला उसमें 4 पॉइंट है वो मेन, हमारे जो 4 कोर ट्राइट्स है वो हमारे 4 मेन पॉइंट है जो हमारी अकाउंटिंग को स्पेशल बनाता है, यूज़फुल बनाता है हमारे लिए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल, अनबेस्ड, वेरीफिएबल बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। मतलब जितने भी हमारी इन्फॉर्मेशन है वो फैक्चुअल मतलब रियल होनी चाहिए, अनबेस्ड किसी भी बेस्ड नहीं होनी चाहिए, एंड वेरीफिकेबल हमारी वेरीफाई करी हुई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और किसके द्वारा पता चलेगा, वो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके द्वारा हमें ये इन्फॉर्मेशन अपनी क्लियर करानी होती है, वेरीफाई करानी होती है कि हमारी जितनी भी अकाउंटिंग है वो फैक्ट है, अनबेस्ड है और वेरीफिएबल है। मतलब हमारे पास रियल सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो हमारी अकाउंटिंग को रियलेबल बनाता है, रियल बनाता है, फैक्चुअल बनाता है कि ये जो अकाउंटिंग है वो पूरी 101% क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेवेंस। रिलेवेंस क्या होता है, डाटा मस्ट बी टाइमली एंड डायरेक्टली हेल्प यूजर्स मेक इकोनॉमिक डिसीजंस। अब रिलेवेंस क्या है, रिलेवेंस ये है कि जितना भी डाटा है अकाउंटिंग में, हमने जितना भी हमारा डाटा है अकाउंटिंग में वो टाइमली होना चाहिए, मतलब टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले महीने का हिसाब हम अब कर रहे हैं उसी दिन कर लेना चाहिए जिस दिन होना चाहिए, ताकि हमें आगे की ट्रांजैक्शंस करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा जितना भी डाटा है वो टाइमली हो और डायरेक्टली हेल्प करे यूज़र्स को जितने भी डिसीजंस बनाने हैं इकोनॉमिक उसमें। अब हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसमें बहुत सारी मतलब फाइनेंशियल हाई फाइनेंशियल स्टेटस चाहिए होगा, यानी हमें पैसा चाहिए होगा, तो हमें देखना भी तो होगा ना कि हमारे पास पैसा है या नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हम अपने डाटा से निकालेंगे, हम तो डाटा कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे हमारे यूज़र्स जो हैं उसको हेल्प मिलेगी डिसीज़न लेने में कि हमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे पास उतना पैसा है या नहीं है। अगर है तो हम करें और अगर नहीं है तो नहीं करें। ठीक है, तो रिलेवेंस मतलब जो डाटा है वो टाइमली होना चाहिए और वो हमारे यूज़र्स को डायरेक्टली हेल्प करें हमारे इकोनॉमिक डिसीजंस बनाने में, कंपनी के डिसीजंस बनाने में। अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है, प्रेजेंटेड क्लियरली सो डैट यूजर्स विदाउट डीप अकाउंटिंग बैकग्राउंड्स कैन इंटरप्रेट इट प्रॉपरली। मतलब जो अकाउंटिंग है हमारी वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसको भी हम प्रेजेंट करें वो क्लियरली समझ पाए, चाहे उसका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का इतना ना हो या फिर वो इतना पढ़ा हुआ लिखा हुआ नहीं हो अकाउंटिंग में, मतलब उसकी इतनी हाई नॉलेज नहीं हो, हाई लेवल ऑफ नॉलेज नहीं हो अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग बैकग्राउंड इतना उसका डीप नहीं हो, मगर वो उसको ईजिली मतलब समझ पाए, प्रेजेंटेड क्लियरली आराम, वो जो प्रेजेंट हमारा जितना भी डाटा है वो क्लियरली प्रेजेंट हो कि वो बिना किसी दिक्कत के ईजिली समझ पाए और इंटरप्रेट कर पाए उसको ठीक से प्रॉपरली। तो यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट रिलेबिलिटी, दूसरा पॉइंट रिलेवेंस और तीसरा पॉइंट अंडरस्टैंडेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने 4th पॉइंट पे। तो हम आ चुके हैं अपने 4th पॉइंट पे जो कि है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट्स अलाउ परफॉर्मेंस कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स और कंपीटिंग फिल्म्स। तो हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जो हमारा परफॉर्मेंस कंपैरिजन अलाउ करते हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे और अलग अलग फिल्म से, कॉम्पिटिटिंग फिल्म्स, यानी हमारी जितनी भी फिल्म्स हैं जो हमारे कॉम्पिटिशन में हैं उनसे हमारी कंपैरेबिलिटी करता है कि किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हमें एक ऐसा फॉर्मेट देता है जिससे हम अपना परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकें डिफरेंट पीरियड टाइम में और कंपीटिंग फिल्म से, यानी आपने जितने भी हमारे कंपीटिंग फिल्म्स हैं जो हमारे कंपटीशन में चल रहे हैं उन फिल्म से, उन कंपनी से
और डिफरेंट टाइम पीरियड में कि हमारा इन 3 महीने का कैसा रहा, फिर अगले 3 महीने का कैसा रहा, ऐसे करके हम अपने टाइम पीरियड में भी परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकें। और हमारी जो कंपनीज़ है उसमें भी हम अपना मतलब हमारी जो कंपनी जो हमें कॉम्पिटिशन चल रही है उनसे भी हम अपना परफॉर्मेंस कंपैरिजन कर सकें। अब हमारा 5th पॉइंट है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स कितने होते हैं? तो बेसिकली हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स होते हैं वो बेसिकली 2 ही होते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स। ये आपसे 1 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले चलते हैं अब अपने इंटरनल यूज़र्स पे। इंटरनल यूज़र्स पर्सन्स इनसाइड द फिर्म विद डायरेक्ट एक्सेस टू बुक्स। वो पर्सन्स होते हैं जो हमारी फिर्म में होते हैं और उनको डायरेक्ट एक्सेस है हमारी बुक्स पे, जैसे कि ओनर है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। जैसे कि ओनर है तो वो तो देख सकता है ना हमारा डाटा कि कैसा डाटा हमारी कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके पास डायरेक्ट एक्सेस है। मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट के पास भी डायरेक्ट एक्सेस है हमारी कंपनी की बुक्स की। एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉय हैं वो काम कर रहे हैं, उनके पास भी डायरेक्ट एक्सेस है हमारे कंपनी फिल्म की बुक्स की कि हमारी कैसी क्या स्थिति है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या हमारा परफॉर्मेंस है। और फिर तो ये सब हमारे इंटरनल यूज़र्स होते हैं, यानी जो कंपनी के विद इन जितने भी पर्सन्स होते हैं वो हमारे सारे इंटरनल यूज़र्स। अब आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से होते हैं? पार्टीज आउटसाइड द बिजनेस हु रिले ऑन पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे पार्टीज़, ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस के आउटसाइडर होते हैं, मतलब वो हमें कंपनी में नहीं होते हैं मगर फिर भी वो हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिले करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स। तो अब कोई इन्वेस्टर है वो तभी तो इन्वेस्ट करेगा जब उसको पता होगा कि कंडीशन क्या है आपकी कंपनी की। बैंक्स है वो आपको तभी तो लोन देंगी जब उनको पता होगा कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तभी तो आपको दे देगा, ऐसे थोड़ा दे देगा। क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स भी ऐसे नहीं देंगे आपको क्रेडिट में गुड्स, या फिर जो भी आप क्रेडिट मिलेंगे वो भी आपकी कंडीशन देखेंगे कि कैसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कैसे आपकी परफॉर्मेंस है, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये सब हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं जिनको हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी नीड होती है, ताकि वो हमें अपने हिसाब से वो इंडिविजुअली हमारी कंपनी के एनालिसिस कर पाए, परफॉर्मेंस हमारी कंपनी की एनालाइज कर पाएँ। इन्वेस्टर्स, ताकि फिर तभी तो वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो हमें लोन देंगे और तभी वो हमें क्रेडिट पे सामान देंगे। तो ये ऐसी पार्टीज़ हैं जो हमारे बिजनेस के आउटसाइडर्स होती हैं बट रिले करती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सो आज के लिए बस इतना ही। अब तक हम अपने चैप्टर 1 के 5 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल पॉइंट 7 हैं, बाकी के पॉइंट्स मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपको किसी भी चैप्टर की स्पेसिफिक चैप्टर की वीडियो चाहिए हो तो मेरे को कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।